हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इस चैप्टर में इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं पहले इसको समझेंगे। अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको बहुत सारी बातें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी क्लास। लेकिन देखो, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए उसके कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो क्लास मेरा एक स्ट्रेटजी होती है कि मैं पहले उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको मैं करा दूं, और इसी सीक्वेंस में मैंने जब अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपके सामने लिख रखे हैं। इन कंसेप्ट को वन बाय वन समझ लीजिए, और इसके बाद हम इसके अनएम्प्लॉयमेंट के क्या रीज़न है, क्या इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, और फिर इसके लिए सजेशंस क्या आते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, और फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या आई हैं और उसका क्या इम्पेक्ट रहा है और क्या फर्दर सजेशन देने की बात करेंगे। ये आपके पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निचोड़ होगा। लेकिन इससे पहले क्लास, जैसे आपको मैं पिछले ही लेक्चरों में मैंने पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किया, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट रीजनल डिस्पैरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया, तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारे रीजन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके बाद उसके पॉलिसीज देखें और सजेशन देखें। वैसे यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। तो क्योंकि ये ब्लॉक आपका लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 4 है, तो उसमें हमें ये 3 मेन इस कंसेप्ट लेने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट को आप डिफाइन कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी टास्क है आपका। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा एक स्टैंडर्ड्स मेजर का पैमाना है वो क्या है, जिसको आपको समझना है क्लास। पहली बात तो सबसे देखिए, वन बाय वन देखिए कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, स्वैच्छिक और अनैच्छिक जैसे कहा जाता है कि आप स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहते हैं, और एक होता है आप अपनी इच्छा से काम करना चाहते लेकिन काम है नहीं। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ए पर्सन किसी पर्सनल रीजन से वर्क नहीं करना चाहता है, वो तो हो जाएगा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनैच्छिक बेरोजगारी, वो बेरोजगारी होती है जिसकी इच्छा तो है काम करने की लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बोला जाता है क्लास क्या, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ए पर्सन नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क फॉर एनी वेज रेट। ऐसा नहीं कि अगर हाई वेज रेट है तो काम करने को रेडी हो जाए, नहीं, चाहे हाई रेट वेज रेट हो चाहे वो कम वेज पे मिले, पर डे की वेजेस कम हो, लेकिन वो पर्सन किसी पर्सनल रीजन से काम नहीं करना चाहता, तो क्या हो गया, वॉलंटरी। ए पर्सन विलिंग टू वर्क, ए पर्सन विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो हमारी करंट की वेज रेट एग्जिस्ट कर रही है। नरेगा में कितना वेज रेट है बताएगा कोई? मनरेगा में कितना वेज रेट चल रहा है? 160 रुपीज़ या 220 रुपीज़, 220 रुपीज़, 220 रुपये कुछ है। आप देखना, आपका टास्क है पर डे मनरेगा में वेज रेट क्या चल रहा है। तो जो वेज रेट चल रहा है, करंट में एग्जिस्ट कर रहा है, उस रेट पे अगर कोई काम करना चाहता है, एबल टू वर्क, बट वो काम उसको नहीं मिलता, तो कहा जाएगा वो हो बट फेल टू द गेट द वर्क इज कॉल्ड इनवॉलंटरी। क्लियर है? तो वॉलंटरी वो होगा भैया जो काम करना ही नहीं चाहता किसी वेज रेट पर, और इनवॉलंटरी वो हो गया जो किसी वेज रेट पर जो काम करने का रेडी है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। डन। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्लास, स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ ईयर। बेसिकली जो मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ ईयर क्या होता है? हमारे साल में कितने ईयर होते हैं, कि सॉरी एक साल में कितने दिन होते हैं? इतना तो पता है भाई, 365 डेट, ठीक है, 365 दिन। 365 दिन में अगर आदमी को कितने दिन काम ना मिले या कितने दिन काम मिले तो कहा जाएगा कि वो बेरोजगार नहीं है। तो स्टैंडर्ड में जाना है क्लास कि पूरे साल में ए स्टैंडर्ड पर्सन ईयर 273 डेज, क्या है, 273 डेज अगर उसको काम मिलता है, और पर डे कितना है, पर डे कितना है, 8 आवर्स। अगर 8 घंटे पर डे काम करने के लिए उसको 273 दिन पूरे साल में वर्क मिला,
तो वो कहा जाता है स्टैंडर्ड पर्सन ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर 273 दिन उसको काम नहीं मिल रहा है तो वो स्टैंडर्ड्स वो नहीं माना जाएगा कि वो एम्प्लॉय है स्टैंडर्ड पर ईयर के अकॉर्डिंग। ओके, तो क्लास देखिए, इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट इज मेजर इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन ईयर, SPY, refer who work for 273 day in a year, rate of at per day hours। मतलब एक गिवन स्टैंडर्ड बेज रेट पर 8 घंटे 273 दिन को काम मिलता है, वह कहलाया जाएगा स्टैंडर्ड पर्सन ईयर। क्लियर? स्टैंडर्ड पर्सन ईयर का मतलब हुआ कि 273 दिन। अक्सर MCQ में पूछा जाता है कई बार, आपको अच्छे कभी एग्जाम वगैरह देंगे UGC वगैरह का, तो 273 डे 8 आवर्स और एग्जेक्टिव बेज रेट पे काम कर रहा होगा। क्लियर है? ओके, अगला क्लास देखो, लेबर फोर्स। कोई बताएगा क्या होता है लेबर फोर्स? कितना इस टाइम एक ह्यूज लेबर फोर्स अवेलेबल हो गई है। काम बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन काम है नहीं। तो नंबर ऑफ वर्कर आर विलिंग टू वर्क। क्या बेटा जी? नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, विलिंग टू वर्क, मतलब आप ग्रेजुएट हो गए, आप काम करना चाहते हैं, आप किस में आ जाएंगे क्लास? आप आ जाएंगे लेबर फोर्स में। कितनी लेबर फोर्स तैयार है? अनएम्प्लॉयमेंट लेबर कितनी है? तो कहने का मतलब जितने भी पर्सन हमारी कंट्री में हैं वो क्या हो जाएगी, जो काम करने के लिए विलिंग हैं वो क्या हो जाएगी, बस उसे बोलेंगे लेबर फोर्स। ओके, दूसरा क्लास होता है लेबर फोर्स, दूसरा होता है वर्क फोर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? लेबर फोर्स नंबर ऑफ वर्कर विलिंग टू वर्क, जो इच्छा रखते हैं, और क्लास वर्क फोर्स नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, एक्चुअली वर्किंग मतलब जैसे मैं कहूँ यार कि हमारे यहाँ 100 लोग काम करने को रेडी हैं, तो क्या हो जाएगा वर्क फोर्स। 100 लोग हैं जो काम चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा लेबर फोर्स। और मैं बोलूँ कि 100 लोग चाहते हैं लेकिन मिला कितने हैं लोगों को? 30 लोगों को काम मिला हुआ एक्चुअल वर्किंग, तो क्या बोलेंगे वर्क फोर्स कितना है हमारे पास? 30। इसके लिए ओके, अब बताइए बेटा जी, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट, कितने पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट हैं? हाउ वी कैन फाइंड? बाई लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। भाई काम करने के लिए 100 लोग रेडी हैं, क्या बेटा जी? काम करने के लिए 100 लोग रेडी हैं लेकिन मिला कितने है? 30 लोगों को मिला हुआ है। तो हाउ मेनी? 70% क्या हो गए? 70% क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो इसको ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू वर्क फोर्स माइनस लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। इस क्लियर? तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पर हम नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। वर्क फोर्स मीन्स एक्चुअली वर्किंग और लेबर फोर्स मतलब एक्चुअल बिलिंग टू वर्क। ओके, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ वी कैन डिफाइन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? हमारी कंट्री का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए क्लास, कैसे निकालेंगे? कोई बता दो भाई। तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट कितना हो गया? 70, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट 70 अपान बेटा जी साइज ऑफ लेबर फोर्स, क्या हो गया? साइज ऑफ लेबर फोर्स यानी कि 100 और इंटू 70 100। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कि भैया रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि भैया नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट और नंबर ऑफ फोर्स, लेबर फोर्स कितनी है?
इंटू 100, यानी कि कितने लोगों को काम नहीं मिला हुआ है और कितनी हमारी कंट्री में लेबर फोर्स है। हमारे यहाँ कितने लोग विलिंग टू वर्क, कितने लोग हैं विलिंग टू वर्क हैं, और उसमें से कितने लोगों को एक्चुअली काम नहीं मिला हुआ है, और इंटू 100। बात समझ में आई भाई? नहीं आई? आ गई? देखो सिंपल से मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया बेटा जी, दोबारा समझाऊं? लेबर फोर्स जो बिलिंग है, वर्क फोर्स जो एक्चुअल वर्किंग है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अपॉन वर्क फोर्स इंटू 100। मतलब लगा लीजिए आप कि जितने हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है पर्सन, कितने पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट है और कितना हमारे पास वर्क फोर्स है। तो ऐसा लिखेंगे नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स इंटू 100। तो क्या हो गया बेटा जी, इसको बोलेंगे हम क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्लियर है? सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया घट रहा है या बढ़ रहा है? अगर बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लेबर फोर्स तो बढ़ रही है और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, तो इंटू 100 तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। तो कई बार आपसे पेपर में पढ़ा जाता है कि पिछले 2 सालों में, पिछले 3 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो ये किस बेस पे मेजर करेंगे ना? तो बात समझना, तो हमें ये निकालना पड़ता है कि हमारी कंट्री में भैया वर्कफोर्स कितना हर साल क्रिएट हो रहा है और एक्चुअल लोगों को जॉब कितनी मिल रही है। सपोज दैट मैं बोलूँ कि हर साल 1000 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और 1000 में से अगर 50 बच्चे को जॉब मिल रही है तो क्या हो रहा है? ठीक है, यानी कि आप सपोज दैट आप मास्टर्स कर रहे हैं और आप आगे आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। अब आगे आ जाके आपका पास होते ही आपका जॉब सोचना करते हैं। आपने नेट क्वालिफाइड कर लिया तो कितने लोग नेट क्वालिफाइड हैं और कितने ने नेट क्वालिफाइड हो लोग जॉब मिली हुई है। ऐसा निकालिए ना कि कितने नेट क्वालिफाइड हैं, कितने नेट क्वालिफाइड को जॉब मिली हुई है, क्योंकि नेट करके वो लगना चाहते हैं और नेट करने के लिए नेट किए हुए हैं। ठीक है, तो जिनको जॉब लग गई है, जिनको जॉब नहीं लगी है, अब इसकी बेस पे निकालें कि कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं नेट वाले पर्सन, कि नेट करने के बाद भी क्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो नेट करने वाले की संख्या, ठीक है, इनटू एक्चुअल, नेट करने वाले करके लगने वालों की संख्या कितनी है और एक्चुअली कितने लगे हुए हैं इंटू 100। क्लियर है? अच्छा, तो क्लास ये तो था। अच्छा, पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेशन रेट होता है कि वर्कफोर्स इनटू टोटल पॉपुलेशन अपॉन 100। देखिए बेटा जी, वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। मतलब है कि पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि वर्कफोर्स कितने लोग काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। मतलब पार्टिसिपेशन रेट का मतलब होता है कि जैसे अभी कहा जाता है कि हमारी कंट्री का पार्टिसिपेशन रेट क्या चल रहा है, कि मतलब अगर मैं मालूम क्लास की हमारी कंट्री का पार्टिसिपेशन रेट 38 या 39 या 40 के आसपास है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 40 लोग काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में 40 लोग काम कर रहे हैं। मान के चलो क्लास में ऐसा बोलूँ कि अगर 25 साल से जो कम लोग तो जॉब नहीं मिली हुई है, 20 साल के लोग बच्चे हो तो स्टूडेंट लाइफ आ गई, और 65 साल के ऊपर वाले को जॉब नहीं है तो 65 साल वाले भी डिपेंडेंसी में आ गए और इधर 25 साल 20 साल से कम वाले भी डिपेंडेंस हो गए। तो वर्कफोर्स कितना बड़ा, 20 का एरिया बचा। तो मतलब वर्कफोर्स का मतलब होता है कि जो काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स एक्चुअली वर्किंग, और अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। दोनों चीज़ें में कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी। क्या क्या बताया आपको? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या होता है? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ क्या दिखता है कि कितने अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन हैं परसेंटेज में, लेकिन पार्टिसिपेशन रेट मतलब होता है कि पूरे देश में कितनी पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं।
देश की अगर पॉपुलेशन 120 करोड़ मान के चलो है, तो 120 करोड़ में से कितने लोग काम कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या हो जाएगा, वो पार्टिसिपेशन रेट हो जाएगा। और मैं बोलूँ कि पूरे देश में काम करने को रेडी हैं 100 लोग, 100 में से 60 लोग काम करने के लिए रेडी हैं। देखो बात समझना, यहाँ तो 100 लोग हैं, ये पूरे देश की पॉपुलेशन है, तो इसमें से काम करने वाले 40% हैं। लेकिन यहाँ पर वर्कफोर्स में क्या है कि ये 100 में 100 नहीं है, ये 60 हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बताया कि 65 साल के ऊपर वाले काम करने और 20 साल से वाले काम, तो बीच का जो इसमें से जो लेबर फोर्स है भाई, टोटल पॉपुलेशन में से सारे लेबर फोर्स तो है नहीं। ओके, बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? ओके बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सो आई होप कि पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुआ बेटा जी? ओके, किसी को कोई डाउट तो बताइए, फिर आगे चलें। सो आई थिंक वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, स्टैंडर्ड पर्सन ऑफ ईयर, लेबर फोर्स, लेबर वर्क, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन रेट, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज क्लियर। ओके, अच्छा क्लास, बेसिकली ये तो एक हम इस बेस पे मेजर तो करते हैं, लेकिन जो NSSO होता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, हर साल जो डेटा निकालते हैं, सर्वे करते हैं। तो जैसे आपको बताए थे पॉवर्टी में क्लास NSSO डेटा निकालता है, URP और MRP, मिक्स रिकॉर्ड पीरियड और यूनि रिकॉर्ड पीरियड बताए थे आपको। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सर्वे करता है। अगर वो पॉपुलेशन वह अगर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देता है तो किस बेस पे डेटा देता है, तो URP MRP के बेस पे जो पॉवर्टी का डेटा देता है। लेकिन अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा तैयार करता है तो वो यूजर स्टेटस, वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस के बेस पे तैयार करता है क्लास। अब ये भी समझ लीजिए क्या होता है, लेकिन ये मंथली स्टेटस नहीं देता। अक्सर कई बार एग्जाम में मंथली लिख दिया जाता है, तो मंथली मत रखना, मंथली नहीं लेता, यूजुअल, वीकली और डेली लेता है। यूजुअल का मतलब स्टेटस होता है क्लास कि 183 डे, ठीक है। पूरे साल में अगर 183 डे वो काम करता है पर्सन, 183 दिन से कम काम करेगा तो क्या हो जाएगा, वो ईयरली गरीब माना जाएगा। एक साल में अगर 183 दिन काम कर लेता है, 183 डे काम कर लेता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। और 183 दिन से कम काम करता है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाएगा। यूजर का मतलब ईयरली समझ लीजिए क्लास, ठीक है, ईयरली। ओके, वीकली स्टेटस मतलब है कि वीकली में भाई वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। अगर 7 दिन में अगर एक दिन भी बंदा काम नहीं करता, 7 डे में अगर आपको एक दिन भी जॉब नहीं मिलती, पिछले 7 दिन में आपने एक दिन भी काम नहीं किया हुआ है, तो उसे वीकली स्टेटस के बेस पे, तो ये सर्वे करता है कि भाई पिछले 7 दिन में, ठीक है, आपने काम नहीं किया या नहीं किया, ठीक है, या कोई जॉब मिली या नहीं मिली, ठीक है। ओके, डेली स्टेटस समझ गए ना। डेली स्टेटस मतलब होता है क्लास कि पर डे के बेस पे, ठीक है, पर डे। अब बोलोगे सर पर डे में क्या होता है, पर डे में कि अगर 1 घंटे भी काम नहीं किया है। अच्छा ये बताओ, अगर आप काम करते हैं, अगर दोपहर तक काम कर लेते हैं तो क्या दिहाड़ी पूरी मिलती है? दिहाड़ी समझते हैं, मतलब दिहाड़ी नहीं जानते आप, मतलब पूरी वेज मिलती है। यस, अगर हाफ डे काम करते हैं, 1 घंटे काम करते हैं, तो मैं इसलिए बोला कि अगर 4 घंटे काम कर लेते हैं दिन में, तो आपको पूरे दिन की पेमेंट उसे बेस देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है क्लास। तो ये 3 स्टेटस होते हैं। तो आपको अगर डेटा देखना है, NSSO का डेटा देखेंगे तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दिखाएगा वो यही दिखाएगा कि वीकली है, डेली है या यूजली स्टेटस पे डेटा दिखाते हैं। कितने लोग जो है वीकली स्टेटस पे गरीब हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने कितने वीकली, कितने यूजुअल और कितने डेली बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है। इस क्लियर? ओके, और बताता हूँ क्लास। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बहुत सुना होगा आपने, बताएंगे क्या होता है इसको बारे में थोड़ा सा, बोलिए बेटा जी।
ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज, मोस्टली 93% पॉपुलेशन वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज, रेडी फड़ी, रिक्शा चलाने वाले, रोड पे काम करने वाले, ढाबा लगाने वाले, जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, मतलब जो अपना कमा खा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज वो होता है जहाँ पर एक सिस्टमेटिक जैसे उसको गवर्नमेंट एश्योरेंस होता है, उसको वेलफेयर का फ़ायदा होता है, अगर उसको हाथ पैर टूट या कुछ होगा तो उसको मेडिकल क्लेम मिलता है। तो जहाँ पर एक मिनिमम एक ऑर्गेनाइज, अब बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, इसकी अलग अलग डिफिनेशन है कि किस सेक्टर को ऑर्गेनाइज बोलेंगे, किसको अनऑर्गेनाइज बोलेंगे, लेकिन मोस्टली जैसे एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर इसलिए है क्योंकि क्लास एग्रीकल्चर में 54% पॉपुलेशन अभी वर्किंग है, और 54% पॉपुलेशन वर्किंग में से वुमेंस ज़्यादा वर्किंग है, उसमें है, अनस्किल्ड है। तो यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जो अनस्किल्ड होता है, ठीक है। लेकिन मतलब जैसे ऐसा नहीं है, बहुत सारे सेक्टर जो स्किल्ड होता है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहाँ पर पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें एक यूनियन होती है, बहुत कुछ इसकी डिफिनेशन है, उसको बता रहे हैं। अगला क्लास रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान समझना, ये आपको इसलिए समझाना चाहता हूँ। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया में पूरी पॉपुलेशन कहाँ पर है, डिवाइड कर दीजिए तो 73% पॉपुलेशन लिविंग इन वेयर, रूरल एरिया, और जो भी डेटा है अभी, और मतलब 30% के आसपास एरिया लिविंग इन द अर्बन एरिया, ठीक है। तो अगर हम रूरल अर्बन एरिया को डिसाइड कर लेते हैं तो इसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कहाँ होगी, तो नो डाउट रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। अब रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है तो रूरल एरिया में भी किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, तो बच्चे कई बार आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो रूरल एरिया में बेसिकली दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी। सबसे पहला देखो कौन सी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इनवॉलंटरी, वॉलंटरी नहीं होगी। गाँव में हर जिसको काम करना चाहता है उसको काम नहीं, दिन भर बैठ के क्या कर रहा है चौराहे पे, या समझ ना, तो कहने मतलब उसको काम ही नहीं है, वो काम करना चाहता है, मजदूरी का काम करना चाहता है, दिहाड़ी पे काम करना चाहता है, या खेती में काम करना चाहता है, लेकिन 2 महीने काम किया खेती में, इसके बाद पूरा साल भर बैठा हुआ है, तो सीजनल, उसको बोलते हैं क्लास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब एग्रीकल्चर में सीजन आए तो काम किया, इसके बाद काम नहीं कर रहा है तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जिसमें एक लेबर की प्रोडक्टिविटी दिखती नहीं है, जहाँ पर सपोज दैट हमें एक एरिया में काम करने के लिए एक फैमिली के 5 मेंबर हैं, रिक्वायरमेंट 2 लोगों की है उस काम करने के लिए, लेकिन पूरी फैमिली जाके काम करती है 1 घंटे 2 घंटे फिर वापस चली जाती है। अगर चाहे तो वही 2 आदमी पूरा डे काम करेगा, लेकिन नहीं 1 घंटा काम कर 2 घंटा काम किया, तो मतलब दूसरी बात कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 आ जाती है। अगर एक काम मान लीजिए किसी 100 का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, 100 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में, और हमारे लेबर कितनी है 10 लगी हुई है, तो कितना आया एवरेज, कितना आया 10 मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आया। लेकिन इसी को काम करने के लिए घर के लोग 12-15 लोग चले गए तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल 0 या नथिंग के बराबर होती है, मतलब उसको वेज ही नहीं मिल रही देखा जाए तो, मतलब उसको होता है डिसगाइड, जितने रिक्वायरमेंट ज़रूरत है उससे ज़्यादा काम पे लगे होना, उसको बोलते हैं डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोजगारी है। एक्चुअल में उसको वर्क की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर उतने लेबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कहाँ पाई जाएगी, रूरल एरिया में पाई जाएगी। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर आएगी, रूरल एरिया में पाई जाएगी। और ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट किसके पार्ट हैं क्लास, किसके हैं, बोलो भाई, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के। अक्सर दे दिया जाता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, आप बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट किसका पार्ट है बेटा जी, इनवॉलंटरी का। सीजनल किसका पार्ट है, इनवॉलंटरी का। और इनवॉलंटरी किसका पार्ट है, रूरल का। ओके, ये समझना है। इसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का होता है ये है कि जैसे मान चलो पहले खेती में हम लोग 10 लोग काम करते थे, अभी साला एक ट्रैक्टर आ गया, मशीनरी आ गई, हम कहाँ जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं। जो काम को लेबर 10 दिन में करती थी उसको काम को 2 मिनट में 10 मिनट में करके चली जा रही है। एक मशीन आती है, जैसे भी सुना होगा, ठीक है, कहते हैं बुलडोजर,
ठीक है। तो 2 घंटे में सारा काम कर रही है। अगर रोड की खुदाई करना है, सरकार सड़क बना रही है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट मतलब 100 लेबर वर्क कर रही है, उसको जॉब मिला हुआ है, लेकिन अभी समझ ना, तो वो लेबर कहाँ जाएगी? तो बेसिकली उसको बोलते हैं लेबर डिस्प्लेस हो जाती है। तो जब टेक्नोलॉजी आने से, चाहे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आने से क्या हुआ? लेबर डिस्प्लेसमेंट हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है अनएम्प्लॉयमेंट की, टेक्नोलॉजी आने से जो लेबर है वो कहाँ जाए? क्योंकि लेबर अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, और ट्रेडिशनल काम करना जानती थी, टेक्नोलॉजी आ गई, लेबर डिस्प्लेस हो गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज आने से टेक्नोलॉजी चेंज। या बेटा जी चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। अगर चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज होती, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी, या टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ये दोनों पार्ट हो गए किसके? स्ट्रक्चरल के। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिससे टेक्नोलॉजी चेंज होती है या डिमांड पैटर्न चेंज होता है। समझा? जैसे पहले खादी इंडस्ट्री थी, मान चलो एग्जाम्पल तौर पे, तो पहले खादी की चीज़ें बनती थी, अभी डिमांड ही चेंज हो गई, लोग पहनना नहीं चाहते, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस इंडस्ट्री की क्या होगा? हैंडलूम इंडस्ट्री या जो हथकरघा उद्योग है, जो हाथों से बनते हुए काम होते थे, वो क्या हो गई? मशीनें आ गई, और फिर उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बेटर हो गई। जो काम को हम 10 दिन में करते थे वही काम मशीन 2 दिन में कर दे रही है, तो प्रोडक्शन क्वालिटी बेटर हो गई, लेकिन कॉस्ट कम पड़ गई। तो पैटर्न ही डिमांड का चेंज हुआ, इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि वो जो काम करने वाले लोग क्या हैं, मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो कुल मिला के क्लास मेरा ओपिनियन आपसे यहाँ पर है ये कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप चीज़ें समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे क्लास। सो नाउ अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ गए, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसको मेजर कैसे करते हैं, उसके जो ये कंसेप्चुअल है ये आपको बता दिया। अब आपका जो टास्क बनता है क्लास ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब भैया अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न देखना है तो बताइए कैसे देखेंगे, ये आपको बताओ कैसे आप देखना चाहेंगे। भाई मानो कि आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न बताइए, मैं ही बताता हूँ। ओके, तो क्लास अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन वैसे निकल के आएंगे जैसे पॉवर्टी के रीजन निकल के आए थे। तो पहले बताइए 10-15 गिनाने हैं आपको, गिना दीजिए कैसे गिनाएंगे। पहला जैसे लो पर कैपिटल दिखा दीजिए कि लो पर कैपिटल इनकम है, यानी कि जीडीपी लो है। और जब लो पर कैपिटल इनकम है तो सेविंग लो है, और सेविंग लो है तो इन्वेस्टमेंट लो है, इन्वेस्टमेंट लो तो अनएम्प्लॉयमेंट लो है। तो लो सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट, लो सेविंग रेट, ये 2 रीजन आ गए। लो पर कैपिटल इनकम, लो पर कैपिटल इनकम कम है तो कंजप्शन कम होगी भैया, और कंजप्शन कम होगी तो डिमांड्स भी कम होगी। तो आ गया, उसको प्रूव कर दीजिए। अच्छा, तीसरा पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही तो रीजन है पॉपुलेशन। और पॉवर्टी अपने में अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन है, क्योंकि पुअर पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब होता है अनएजुकेटेड है, हेल्थ उसका नहीं है, एजुकेशन सही नहीं है। जब वो ऑलरेडी पुअर है तो फिर उसका सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं तो जीडीपी में बेसिस सर्कल पॉवर्टी वाली बात कर दिए, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। और बताइए, क्योंकि मार्केट डिमांड नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट रहेगा। और ढूंढिए भाई ढूंढिए, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज, डिमांड पैटर्न चेंज, और बताइए। ओके, और बेसिकली आपको क्लास क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। रीजन वही निकल के आएंगे जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था। अब मैं आपको रीजन नहीं पढ़ा रहा हूँ और इसके इम्पैक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, सीधे आप बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सोच कर लेना कि व्हाट इज़ द रीजन क्या है और इसके उसको सॉल्व कैसे करेंगे क्लास। तो जो सॉल्व करने का तरीका यही करेंगे भाई कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, हेल्थ एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, स्किल इंडिया करेंगे, मेकिंग इंडिया करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, मतलब जो लेबर डिस्प्लेस है उसको इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, इसमें लेबर को कंज्यूम किया जाए। बहुत सारे हम आप रीजन पढ़ाएंगे, या ऐसा करते हैं हम एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न और उसको सजेशंस, एक तो पढ़ लेंगे।
आपको लग रहा होगा कि बहुत शॉर्टकट में करा रहा हूँ, लेकिन नहीं, आपको दोबारा से पढ़ा दूंगा उसको। और इसके बाद हम क्लास आपको अनएम्प्लॉयमेंट के जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो कराएंगे, ठीक है। तो अब जो स्कीम कराएंगे उसमें हम सब इंक्लूड कर लेंगे, पॉवर्टी स्कीम भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, सारे स्कीम एक साथ पढ़ लेंगे। और चाहे पॉवर्टी पूछा जाए प्रोग्राम तो वही, और एम्प्लॉयमेंट पूछा जाए तो वही, किसी भी चैप्टर पूछा जाएगा तो वो सारे प्रोग्राम आपको याद करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।